Dear students, in this video, you will learn about collision theory, energy and orientation barriers, activation energy, and transition state theory. Collision theory. Collision theory को दिया था बच्चों मैक्स स्ट्रॉज एंड विलियम लुइस ने. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम मानते हैं हार्ड स्पेयर्स और इनका कोलाइड होना जरूरी है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए. कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. पर सेकेंड और पर यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन्स होते हैं रिएक्टिंग स्पीसीज के, उसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दैट इज ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव. देखिए, कोलिजन्स बहुत सारे हो सकते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन का रेट जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगा. बहुत सी रिएक्शंस में ऐसा देखा गया बच्चों कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है फिर भी रेट फास्ट नहीं होता. ऐसा होता है टू बैरियर्स के कारण. इनफैक्ट ये फैक्टर्स हैं, इनको हम बैरियर कह रहे हैं यहाँ पे. एक है एनर्जी फैक्टर और दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर. एनर्जी बैरियर. देखिए, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों या एटम्स, उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. इनफैक्ट जो सिस्टम में आपने रिएक्टिंग स्पीसीज को रखा हुआ है उस सिस्टम में कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिसके कारण ओल्ड बॉन्ड्स टूट सकें और नई बॉन्ड्स बन सकें, यानी जिसके कारण प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सके. तो ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिस्टम के लिए या रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए ताकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सके, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. अगर किसी सिस्टम के पास या रिएक्टिंग स्पीसीज के पास में ये एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा. तो यानी एनर्जी बैरियर है. अगर इतनी एनर्जी नहीं होगी सिस्टम में तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा. ओरिएंटेशन बैरियर. द रिएक्टिंग स्पीशीज शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन सो दैट ओल्ड बॉन्ड्स गेट ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. ओरिएंटेशन भी बहुत मैटर करती है बच्चों. हम इस एग्जांपल से समझेंगे कि ओरिएंटेशन पे रिएक्शन का होना या ना होना कैसे डिपेंड करता है. देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं NO2 के मॉलिक्यूल्स हैं दोनों. अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे N2O4. यहाँ पर आप देखिए N और N एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और बॉन्ड N और N में ही बननी. तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ये फेस कर रहे थे तो रिएक्शन हो पाई और यहाँ पे N2O4 बन गया. यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है. N O को फेस कर रहा है. देखिए, इस रिएक्शन में N और O के बीच में बॉन्ड नहीं बननी. तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे N और O, तो उससे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होने वाली. इस कंडीशन में जब ये दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे थे तो यहाँ पे N और N आपस में कांटेक्ट में आएंगे, बॉन्ड बन जाएगी. जबकि यहाँ पे N और O कांटेक्ट में आएंगे जिससे बॉन्ड नहीं बनेगी. यानी यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पा रही. और क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है मॉलिक्यूल्स का, जबकि यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन था. तो ओरिएंटेशन भी काफ़ी मैटर करता है बच्चों. अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन पार्टिकल्स का नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी. हम बहुत से और एग्जांपल्स ले सकते हैं. आप इसी क्लास में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक पार्ट में SN1 SN2 मैकेनिज्म, जहाँ पे ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है. तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी. फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीसीज. किसी भी रिएक्शन के होने के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज के पार्टिकल्स में कोलिजन होना बहुत ज़रूरी है. अगर कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी नहीं होगा. ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव इन फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स. सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं. कुछ ही कोलिजन इफेक्टिव होते हैं, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन. इनफैक्ट बहुत स्मॉल फ्रैक्शन जो है टोटल कोलिजन का इफेक्टिव होता है प्रोडक्ट बनाने में.
फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव, कोलिजन्स के इफेक्टिव होने के लिए जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनमें सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, जैसे पीछे डिस्कस किया, मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो होनी चाहिए, और प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तभी कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होंगे। तो जो रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है, देखिए ये Z एंड F, यहाँ पे Z क्या है, Z क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसको हम कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और जो F है वो है यहाँ पे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, यानी ऐसे कोलिजन जिनमें पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी थी और प्रॉपर ओरिएंटेशन थी। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट गिव्स यू रेट, यानी रेट इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये है कोलिजन थ्योरी। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बच्चों, इज द एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टिंग स्पीसीज टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज के पास अपनी एनर्जी होती है, लेकिन उनको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो रिएक्ट कर सकें। तो वो जो एक्सेस एनर्जी आप देते हैं ताकि वो रिएक्ट कर सकें उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एनर्जी मैथमेटिकली क्या होती है, ये एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स। यानी ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये एक्चुअली पार्टिकल्स के पास थी, जो रिएक्टिंग स्पीसीज थे उनके पास थी, और इतनी एनर्जी चाहिए, तो जितनी एक्सेस एनर्जी आपको देनी पड़ रही है ना, जो दोनों का डिफरेंस है वही है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम ग्राफिकली इसको अभी पीछे समझेंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन के लिए कम है तो रिएक्शन फास्ट होगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन स्लो होगी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो ये एक अनस्टेबल स्टेट होती है जो मिडवे होती है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट बनने से पहले। इस स्टेज पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, यानी यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की जिनको रिएक्ट करना है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, और ये बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका। एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को समझते हैं बच्चों ग्राफिकली। यहाँ पे ग्राफ है एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के बीच में। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स। देखिए ई सबस्क्रिप्ट आर ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ई टी ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी इस रिएक्शन की। यानी आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट्स को ताकि ये एनर्जी जो है वो आप दे पाएँ रिएक्शन को या रिएक्शन मिक्सचर को। तो आपको ई सबस्क्रिप्ट ये एक्सेस एनर्जी देनी पड़ी ताकि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको आप एक ट्रांजिशन स्टेट तक ले जा सकें, एक हाई एनर्जी स्टेट तक ले जा सकें, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इस एनर्जी को हम कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी आपने दी है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है जैसे मैंने बताया वो शॉर्ट स्पैन के लिए रहती है, पीछे बताया था आपको। यहाँ पर सिस्टम काफ़ी अनस्टेबल होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं, न्यू बॉन्ड्स बनती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड्स आर गेटिंग ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये देखिए अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो क्या है, कम है कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज ये जो डेल्टा एच है क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। यहाँ पे डेल्टा एच क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस होती हैं ओपन में अंडर कांस्टेंट प्रेशर, और हीट एब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर को हम एक्सप्रेस करते हैं डेल्टा एच की फॉर्म में। और आप जानते हैं किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है वो होता है डिफरेंस बिटवीन द इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो जिसको हम किससे देते हैं, एच पी माइनस एच आर। तो क्योंकि इंथैल्पी जो है प्रोडक्ट्स की कम है यानी एनर्जी कम है, और रिएक्टेंट्स की जो इंथैल्पी या एनर्जी ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा।
अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या होता? फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं 2a + b2 गिव्स 2ab। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन जो बैकवर्ड प्रोसेस होती वो एंडोथर्मिक होती, यानी उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता। ऐसा क्यों देखेंगे। यानी 2ab से 2a + b2 का बनना एंडोथर्मिक होता। कैसे? देखिए, उस कंडीशन में ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है, और ये होंगे प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी देखिए क्या है? कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो जब आप डेल्टा एच निकालेंगे तो डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसमें देखिए कि जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी प्रोडक्ट को ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, बैकवर्ड जब आप ले जा रहे हैं रिएक्शन को, यानी जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर जो फॉरवर्ड प्रोसेस थी एक रिवर्सिबल प्रोसेस की, अगर वो एक्सोथर्मिक थी, तो बैकवर्ड प्रोसेस में आपको प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को बनाने के लिए। चलिए अब एक दूसरी ग्राफ लेते हैं बच्चों। ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन का जो ग्राफ है जिसमें जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ER से हम डिनोट कर रहे हैं, ये कम है कंपेयर टू प्रोडक्ट की एनर्जी से। पीछे मैंने आपको बता दिया है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है। यहाँ पे जो डेल्टा एच निकलेगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि जो आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी है जैसे मैंने बताया वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है, तो जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होगा। तो ये जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? जो रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।